आज हमारा जो आर्टिकल है वो इसी बात के लिए है कि अगर पर्दे पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको मिलती हैं तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, कैसे हुआ ये एक्सपेरिमेंट, और उससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें उनको हम फाइंड आउट करते चलेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट ये किया किसने था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइगेंस के ही एक स्टूडेंट थे यंग, उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग, इसे हिंदी में बोला जाता है। आप नोट कर लीजिए, ये हेडिंग आपकी है, यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। लिखिए जल्दी से, यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। द्विक रेखा छिद्र क्यों, प्रयोग यंग का था, द्विक रेखा छिद्र क्यों, क्योंकि एक रेखा छिद्र ये बना हुआ है और एक रेखा छिद्र ये बना हुआ है, स्लिट, दो स्लिटें बनी है ना, डबल स्लिट, इसीलिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसमें हमारा मेन पर्पस जो फाइंड करने का है दैट इज फ्रिंज विड्थ, जो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पर्दे पर फ्रिंजेस हमको मिलेंगी इस व्यतिकरण से, इंटरफेरेंस पैटर्न जिसको बोलते हैं, तो हम उसमें फ्रिंजों की चौड़ाई पता लगाना चाहते हैं, इसीलिए हमने आर्टिकल डाला है फ्रिंज विड्थ का। आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर हमारे पास लाइट का एक सोर्स है, ये लाइट का एक सोर्स है। लाइट सोर्स से अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते हैं, और ये वेव फ्रंट्स न सिर्फ ऐसे चारों दिशाओं में बढ़ते होंगे, हम केवल इधर वाले लेना चाहते हैं, हमें पीछे वाले वेव फ्रंट्स नहीं चाहिए, तो ये वेव फ्रंट्स आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यहां पर हमने ऐसा ये दो स्लिट लगाई हैं, ठीक है। ओरिजिनली एक्चुअली ये जो स्लिट होती हैं बहुत पतली, मैंने एक दिन बताया भी आपको कि जैसे बायोलॉजी की स्लाइड में आप ब्लैक कलर का पेंट कर दो और पेंट करने के बाद ब्लेड लेते हैं और ब्लेड में जो धार बनी होती है, जो उसका शार्प हिस्सा होता है ना, उससे केवल आप ऐसा रख के एक चीरा लगा दो, बस उतनी पतली स्लिट। और ये दोनों स्लिटें एक दूसरे से बहुत नजदीक होती हैं, इतनी नजदीक 1 मिलीमीटर 1.5 2 मिलीमीटर, बस इतना नजदीक। मिलीमीटर के पॉइंट्स स्केल में आप याद करें, आप सबने स्केल देखा है, मिलीमीटर के पॉइंट कितने छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो स्लिट होती हैं ये एक दूसरे से बहुत नजदीक होती हैं, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, बस। यहां पर हमने इनको बहुत दूर बना दिया है, इतनी दूर बना दिया है ताकि आपको फिगर साफ साफ दिखे और समझा सके हम आपको अच्छे से। और यहां हमने इनके बीच की दूरी कितनी मान ली है, स्मॉल डी मान ली है। इन दोनों स्लिटों से कैपिटल डी दूरी पर यहां पर हमने एक पर्दा लगा लिया है, एक स्क्रीन रखी हुई है, उस स्क्रीन पर बीचों बीच एक पॉइंट सी है, यहां से बिल्कुल मिड पॉइंट पर ये एक पॉइंट पड़ता है, पॉइंट सी। ये S1 S2, यहां से वेव जब चलेंगी तो वो S1 और S2 तक पहुंचेंगी, यहां वाली तरंगें अवशोषित हो जाएंगी, यहां वाली अवशोषित हो जाएंगी, यहां वाली अवशोषित हो जाएंगी। लेकिन जो वेव्स इन पॉइंट्स पे पहुंचेंगी ओपनिंग में, स्लिट्स पे, वो इसे पार करके आगे निकल जाएंगी और वो जाकर के फिर सी पर पहुंचेंगी, सी पर पहुंचेंगी, पूरे पर्दे पर पहुंचेंगी, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये सी क्योंकि इन दोनों के लंबार्धक पर पड़ता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पड़ता है, इसलिए S1 और S2 से बराबर दूरी पर होगा। देखिए अगर ये कोई लाइन है और आपने इसका लंबार्धक खींचा, आपको याद होगा ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते थे, फिर उस वक्त इस रेखा के दोनों सिरों से आप जो ये मिलाते हैं किसी भी पॉइंट पर, अगर इस लाइन का ये लंबार्धक है तो इस रेखा के दोनों सिरों को लाइन के किसी भी बिंदु से मिला दीजिए, वो हमेशा सेम डिस्टेंस आएगा। आप यहां मिला दीजिए, यहां मिला दीजिए, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर बराबर आती हैं। ऐसे ही यहां पर इन S1 और S2 का
ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है जो पर्दे पर सी पर मिलती है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसलिए अगर हम S1 से इसको ऐसा मिलाएंगे और S2 से इसको ऐसे मिलाएंगे तो इनकी डिस्टेंस आपस में कैसी होगी, बराबर। अगर यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, या यहां से जो तरंग चलेगी वो जब सी पर पहुंचेगी उसकी लंबाई, यहां से तरंग चल के सी पर पहुंचेगी उसकी लंबाई, दोनों की लंबाइयां आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो अगर दोनों के रास्ते की लंबाई बराबर होंगी, दोनों के पथ की लंबाई बराबर होगी, तो दोनों के बीच पथ में अंतर कितने का होगा, दोनों का पथांतर कितने का आएगा, आंसर दोनों का पथांतर 0 आएगा। और अभी लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा है कि अगर पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर 0 होगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, ब्राइट पॉइंट मिलेगा, वहां पर आपको उजाला मिलेगा, वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तो क्योंकि S1 से चलने वाली तरंग और S2 से चलने वाली तरंग जब सी पर पहुंचती हैं तो दोनों के पाथ की लंबाई बराबर है, इसलिए दोनों के बीच का पथांतर 0 होगा, इसलिए बिंदु सी पर आपको ब्राइट पॉइंट मिलेगा, आपको बिंदु सी पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी यहां पर। इसके बाद सी से कुछ हाइट पर, h हाइट पर पर्दे पर हमने एक बिंदु P मान लिया। जैसे हमने आपको बताया था कि जब ये ब्राइट मिलेगा इसके ऊपर एक डार्क मिलेगा, फिर एक ब्राइट मिलेगा, फिर एक डार्क मिलेगा, ब्राइट, ऐसा नीचे भी मिलते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, जनरल पॉइंट पर्दे के बिंदु सी से h ऊंचाई ऊपर हमने एक बिंदु P मान लिया, कोई भी जनरल बिंदु हम मान लेते हैं। हम यहां पर यह देखना चाहेंगे कि पर्दे के इस बिंदु पर हमको कब ब्राइट मिलेगा, पर्दे के इस बिंदु पर कब हमको डार्क मिलेगा, हम यही देखना चाहते हैं। तो हमने बहुत सारे ब्राइट डार्क नहीं बनाए, हमने केवल एक पॉइंट बना लिया, उसी बिंदु पर हम एक जनरल कंडीशन निकालेंगे कि ब्राइट मिलेगा तो क्या कंडीशन आएगी और डार्क मिलेगा तो क्या कंडीशन आएगी। तो इसी से हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। ये यंग का एक्सपेरिमेंट था। यहां पर एक लाइट सोर्स, उसके बाद एक कार्डबोर्ड में ऐसा 2 स्लिटें कटी हुई, 2 स्लिटें ऐसा, जैसे कि यहां पर हमने एक कैंडल रखा या लाइट का कोई भी सोर्स रख दिया, इसके बाद यहां 2 स्लिटें काट दी, एक स्लिट ऐसे और एक स्लिट ये ऐसे क्षैतिज। ये जो भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न आपकी बुक में बना मिलता है, दिखाई देता है, इसमें क्षैतिज स्लिटें काटी गई हैं, ऐसे नहीं, क्षैतिज स्लिटें काटी गई थी और वो लाइट सोर्स के आगे ऐसे लगाई गई थी, फिर यहां से तरंगें आगे चलती थी, आगे का पोर्शन ये है। तो पर्दे पर जो हमने कल आपको बना के दिखाया वो चीज पर्दे पर आपको मिलती है, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इस पर बेस्ड ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे के कैलकुलेशन इस पर करना चाहते हैं। तो हमने पहले इसके बारे में नोट किया जो हमने अभी तक आपको बताया। क्या नोट किया कि चित्र में S1 S2 2 कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं। आप तो जानते हैं कि अगर सुसंगत अध्यारोपण चाहिए और इंटरफेरेंस पैटर्न किसका रिजल्ट है, सुसंगत अध्यारोपण का, तो हम सुसंगत ही करवाना चाहते हैं। और सुसंगत के लिए दोनों तरंगें कैसी चाहिए आपको, कला संबद्ध। तो दोनों हमने प्रकाश स्रोत कैसे लिए, कला संबद्ध। कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कैसे उत्पन्न करेंगे, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी 2 मेथड्स। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। हमने इसमें कौन सा मेथड यूज किया है, बाय स्प्लिटिंग द सोर्स, सोर्स को स्प्लिट करके कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने का मेथड। तो 2 कला संबद्ध स्रोत S1 और S2 हैं। इन दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, स्मॉल d, अभी मैं बता रहा था आपको। इनसे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा गया है। इन दोनों स्लिटों से कैपिटल D दूरी पर हमने ये एक पर्दा लगाया हुआ है, पर्दा रखा गया है। पर्दे पर स्थित बिंदु C के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकाश स्रोतों S1 व S2 से समान दूरी पर है। प्रकाश स्रोत S1 और S2 दोनों से बराबर दूरी पर पड़ता है, अभी हम बात कर रहे थे, जिससे प्रकाश स्रोतों S1 और S2 से चलने वाली तरंगें जब बिंदु C पर पहुंचती हैं तो वहां पर उनके बीच का कलांतर और पथांतर दोनों शून्य होते हैं। इसलिए यह एक दीप्त बिंदु प्राप्त होता है, एक ब्राइट पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा क्योंकि पथांतर 0 है।
और जीरो पथांतर होने पर ब्राइट पॉइंट हमको मिलता है, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, अंग्रेजी में सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, क्योंकि सेंटर पर है और ब्राइट है इसलिए हमने उसका नाम रखा सेंट्रल ब्राइट। माना पर्दे पर बिंदु C से H दूरी पर एक बिंदु P है, H दूरी पर एक बिंदु हमने P है, ये मान लिया। कोई भी जनरल पॉइंट, मुझे नहीं पता यहां डार्क होगा कि ब्राइट होगा, पॉइंट P पर डार्क होगा कि ब्राइट होगा, आई डोंट नो, बस यही तो निकालना चाहते हैं कि पर्दे पर जो पॉइंट P होगा वो डार्क होगा तो कब होगा, ब्राइट होगा तो कब होगा, ये हम पता लगाना चाहते हैं। जिस पर प्रकाश स्रोतों S1 और S2 से चलने वाली तरंगे पहुंचती हैं और इनके बीच का पथांतर S2P माइनस S1P होगा। ये पॉइंट कहां है इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक तरंग S1 से चलकर बिंदु P तक पहुंचेगी और एक तरंग S2 से चलकर बिंदु P तक पहुंचेगी। आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों तरंगें S1 और S2 से निकलने वाली C पर पहुंचती थीं तो दोनों तरंगों के रास्ते की लंबाइयां कैसी थीं, बराबर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पड़ता है। लेकिन एक तरंग अब S1 से निकलकर P तक पहुंचेगी और एक S2 से निकलकर P तक पहुंचेगी। क्या अब भी दोनों प्रकाश स्रोतों से चलने वाली तरंगें जब पॉइंट P पर पहुंचेंगी तब भी क्या उनके बीच के पाथ की लंबाई बराबर होगी? अब एक के पाथ लेंथ छोटी हो जाएगी और एक की पाथ लेंथ बड़ी हो जाएगी। कल भी मैं आपको दिखा रहा था कि अगर ऐसे ऐसे बीचों बीच पहुंचते हैं तो दोनों हाथ बराबर लंबाई पर, और अगर ऐसे हो जाएंगे तो एक वेव तो छोटी हो जाएगी ना। तो इसलिए यहां पर भी आप देखें, यहां से एक तरंग निकली P पर पहुंची, यहां से एक तरंग गई P पर पहुंची, दोनों में से एक तरंग की लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी, और एक तरंग की लंबाई हो जाएगी बड़ी। ठीक है, अगर एक तरंग की लंबाई छोटी, जैसे जब C पर पहुंचती थी तो दोनों की लेंथ बराबर थी, दोनों की लेंथ बराबर थी, मतलब दोनों में ये वाली कंडीशन थी, श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त मिलकर पहुंचते थे, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ। ठीक है, अब आप कल्पना करिए कि पॉइंट P पर पहुंची, एक की लेंथ छोटी हो गई, एक की थोड़ी बड़ी हो गई, एक की लेंथ थोड़ी हमने छोटी कर दी, एक की थोड़ी बड़ी हो गई, ऐसे हो गया। बाई चांस वो लेंथ इतनी, देखो तो एक छोटी कर दी हमने और एक को कैसा रखा? बड़ी। अगर ऐसा हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? देखो, अब एक का क्रेस्ट आता है लेकिन उसी जगह दूसरी का ट्रफ आ जाता है, तो ये कैसा पॉइंट अब आपको मिलेगा जाके? डार्क पॉइंट। भाई एक का श्रृंग आ रहा है, दूसरी का गर्त, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना? 0, और अगर परिणामी आयाम 0 हो जाएगा तो तीव्रता भी कितनी हो जाएगी? यानी कि तीव्रता में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहां पर इन दोनों के बीच अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब ये बिंदु P पर पहुंचती हैं तो इन दोनों के बीच के रास्ते की लंबाई में कितने का डिफरेंस है, हम उनका पथांतर पता लगाना चाहते हैं। हम पथांतर क्यों पता लगाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो शर्तें देखी हैं वो या तो कलांतर के लिए थी या पथांतर के लिए शर्तें थी। ठीक है, तो इसीलिए हम पथांतर पता लगाना चाहते हैं कि अगर हमको पथांतर पता लग जाएगा तो हम वहां तक ब्राइट और डार्क तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पर्दे के कौन से बिंदुओं पर आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है, अधिकतम तीव्रता प्रकाश की मिलती है, जिन बिंदुओं पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा ऐसा होता है। और अगर पर्दे पर पहुंचने वाली दोनों तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, अर्थात लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है, उस बिंदु पर हमको कैसा मिलेगा? डार्क। तो हम पथांतर से उसको पहचानते हैं, हम पथांतर से पहचानते हैं कि कौन सा पॉइंट ब्राइट होगा और कौन सा डार्क होगा, इसलिए हम पथांतर निकालना चाहते हैं। अब ध्यान से देखना, आपको दिख भी रहा होगा, S1 से चली P पर पहुंची तो एक तरंग S1P हो गई लंबाई की, और एक तरंग S2 से चलकर P तक पहुंची तो उस तरंग की लंबाई कितनी हो गई? S2P। अब दोनों की आप देख भी रहे हैं लंबाइयां आपस में बराबर नहीं है, दोनों की लंबाइयों में थोड़ा सा अंतर है। कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है? S2P
लंबी है और S1P कैसी है, छोटी। तो दोनों के रास्तों की लंबाइयों में अंतर आ गया ना। अगर मैं पूछूंगा कि कितना अंतर आया तो आप ये अंतर कैसे निकाल सकते हो? H2P में S1P माइनस कर दो, निकल आएगा। वही मैंने करा है बेटा। H2 से चलने वाली तरंगे पहुंचती हैं बिंदु P पर तथा इनके बीच का पथांतर H2P माइनस S1P होगा। समझ आया? और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि पर्दे पर कौन सा बिंदु ब्राइट होगा, कौन सा बिंदु डार्क होगा, ये हम दो चीजों से पहचानते हैं, या तो कलांतर से और या पथांतर से। इसलिए हम पथांतर पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पथांतर निकलेगा फिर हम जान जाएंगे उसके लिए कि कहां ब्राइट होगा, कहां डार्क होगा। अब सबसे पहले हम H2P माइनस S1P निकालना चाहते हैं। पथांतर मिल जाए फिर हमारा आगे का काम आसान हो जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा इसको। इसमें मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूं। देखिए, H2P माइनस S1P इंटू H2P प्लस S1P। देखो ये सब कुछ हम क्या करने के लिए कर रहे हैं, इसका मान हमको पता लगाना है ना, इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। स्टार्ट कहां से किया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। H2P माइनस S1P हमने लिखा और उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में H2P प्लस S1P लिख दिया। निकालना हमें केवल इसको है, लेकिन हमारा तरीका देखो कैसे है, ये यहां से स्टार्ट किया। अब इसको आप देखेंगे तो ये A माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का दिखेगा आपको। हाँ, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर। पहचान गए होंगे आप, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हमने करा। बात समझ में आई आपको? अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहने दें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का प्रयास करें। सबसे पहले H2P का स्क्वायर। बेटा एक काम करते हैं, यहां से ऐसा हम एक लंब इस पे डाल देते हैं, इस पर हम एक लंब डाल देते हैं, और यहां से भी हम एक लंब इस पर्दे पर डाल देते हैं। अब थोड़ा गौर से समझिएगा जरा ध्यान से। ये पूरी डिस्टेंस बेटा कितनी है बताओ, स्मॉल डी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, दोनों d/2 क्योंकि मिड पॉइंट है इनका, तो ये डिस्टेंस भी d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2। इतना क्लियर है? अगर ये डिस्टेंस बेटा d/2 है तो बेटा हमने ये तो ऐसे खींचा हुआ है आयत, तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये भी d/2 होगा। आप चेक करो, ये दोनों डॉटेड लाइन देखो, ये एक आयत टाइप की आकृति बनी कि नहीं बनी? तो अगर यहां ये d/2 होगा तो यहां इतनी डिस्टेंस भी d/2 होगी। ऐसे ही अगर ये d/2 है तो यहां पर भी तो एक छोटा सा पतला सा आयत बन रहा है, ये डिस्टेंस भी कितने के बराबर आएगी, ये डिस्टेंस भी d/2 के बराबर आएगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे H2P स्क्वायर का मान बताइए। H2P स्क्वायर, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। समकोण त्रिभुज H2 से ऐसा गए पहले हम, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। दिखा समकोण त्रिभुज आपको? ठीक, H2P का स्क्वायर हम चाहते हैं। H2P इस समकोण त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, ये ऐसे फिर ये ऐसे, पूरा ये समकोण त्रिभुज, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल। इसमें H2P का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर चाहिए हमको। पाइथागोरस थ्योरम से ये किसके बराबर आ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर कितना है, d स्क्वायर। लंब कितना होगा, यहां से यहां तक, वेरी गुड, h, और ये इतना d/2 और, तो ये आ जाएगा H2P स्क्वायर होगा कैपिटल D स्क्वायर, कैपिटल D स्क्वायर प्लस H प्लस
d/2 का होल स्क्वायर माइनस S1P का भी स्क्वायर बताइए। S1P, इस बार कौन सा समकोण त्रिभुज आपको देखना है? इस बार ये वाला समकोण त्रिभुज आपको देखना है बेटा, ये वाला समकोण त्रिभुज दिखा सभी को। S1 यहां से फिर यहां और ये ऐसे, ये वाला समकोण त्रिभुज S1P इसका कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना होगा? d स्क्वायर, तो d के बराबर रहेगा। लंब बस इतना चाहिए मुझको। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने कि पूरे यहां से यहां तक h होगा, उसमें से हम इतना माइनस कर देंगे d/2। पूरा यहां से यहां तक h है, इसमें d/2 हम माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा h माइनस d/2। तो ये हमने करा d स्क्वायर प्लस h माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ये समझ आ गया आप सभी को? फिर से एक बार, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी? ये रहेगी h माइनस d/2, और पूरा यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस ये h प्लस d/2 रहेगी। इस तरह से, ठीक है। अब इतना सबको समझ आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए जरा, ध्यान से देखिएगा। डी स्क्वायर प्लस ये आएगा, माइनस लगाएंगे तो निशान बदलेगा बेटा। इस प्लस डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहां पर? h प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस h माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा h प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस h माइनस d/2 होल स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर ओपन करिए या जैसे भी करिए, इसकी वैल्यू हमने पहले भी कई बार बताई है, 4ab के बराबर आती है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला ओपन करके देखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2ab दोनों के बच के जुड़ जाएंगे, वो 4ab बना लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको? इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ है S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 4 इंटू A इंटू B, 4 इंटू H और B की जगह पर d/2। फिर 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से S2P माइनस S1P मल्टीप्लाइड बाई S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2HD आपको मिलेगा। 2 दूना 4, 2HD, ये चीज मिल गई। अब इसमें एक थोड़ा सा हमको अप्रोक्सीमेशन करना है। अप्रोक्सीमेशन मीन्स क्या? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो S1P है, S2P जो आप देख रहे हो, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। S1 और S2 दोनों स्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी मैंने बताई एक्चुअली कितनी होती है, लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास, उससे छोटी भी हो सकती है और बड़ी होगी तो बहुत थोड़ा सा 1.2 मिलीमीटर, 1.3 मिलीमीटर ऐसे। तो ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर के आसपास होती है। ये जो डिस्टेंस है पर्दे की, ये 10 सेंटीमीटर होती है या 1 मीटर। अब आप सोचिए, ये 1 मिलीमीटर है और ये 1 मीटर है। 1 मिलीमीटर से 1 मीटर कितना बड़ा होता है? 1000 गुना। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर कितना बड़ा होता है? तो ये इतनी डिस्टेंस है बिल्कुल जरा सी, और ये 1 मीटर दूर, तो इसकी तुलना में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। और ये जो यहाँ पर फ्रिंजेस बनती हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होता है? ये भी डिस्टेंस बहुत छोटा होता है।
2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, बस इतना। कहने का मतलब यूं कि इधर का डिस्टेंस भी बहुत छोटा, ये डिस्टेंस भी बहुत छोटे, और ये डिस्टेंस उनकी तुलना में बहुत बड़ा है। तो अप्रोक्सीमेशन हम ये करते हैं कि यहां से, ध्यान से सुनना मेरी बात, S1 से P तक की दूरी, S2 से P तक की दूरी और स्लिटों से पर्दे तक की दूरी को लगभग हम सबको कैसा मान लेते हैं, बराबर। S1 से P तक की दूरी, यहां से P तक की दूरी और स्लिटों से पर्दे की दूरी कैपिटल D, ये तीनों को हम लगभग बराबर मान लेते हैं। वैसे एक्चुअली होते नहीं है बराबर, लेकिन बहुत बड़ा फर्क भी नहीं होता। जैसे हम आपको कह दें कि आप 10.0001 जोड़ो, 10.0001, फिर आप उसमें 10.0002, 10.0003 आप जोड़ो, तो जब आप जोड़ेंगे तो ये 30.0005 आएगा। आप क्या कहना पसंद करेंगे, राउंड ऑफ करवाओ या आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालो? आप कहोगे 30 बोल दो, दशमलव के बाद चौथा अंक जा रहा है वहां पर, तो वो बहुत छोटा नंबर है। तो एडिशन में ये अलाउ कर सकते हैं हम कि S1 से P तक की दूरी, S2 से P तक की दूरी और स्लिटों से पर्दे तक की दूरी जो कैपिटल D है, ये लगभग करीब करीब सब एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं। परंतु यहां S1P लगभग किसके बराबर होगा, S2P, और ये दोनों लगभग किसके बराबर होंगे, कैपिटल D के इक्वल हो जाएंगे, दोनों के दोनों। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहां पर वैल्यू लिखो, S2P को कितना लिखोगे, D, S1P को भी कितना लिखोगे, D, तो D प्लस D 2D। इस तरह से S2P माइनस S1P इंटू इंटू 2D इज इक्वल टू 2H इंटू स्मॉल d। 2 से 2 कैंसल हो गया, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू H इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये S1 से और S2 से निकलने वाली तरंगें जो बिंदु P पर पहुंचती थी, उन दोनों तरंगों के बीच का हमने क्या पता लगा लिया है, पथांतर। ठीक है, अब इस पथांतर के आधार पर ही लास्ट क्लास में हमने जो पथांतर की शर्तें पढ़ी हैं ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट के लिए, तो हम यहां से अब ये पता लगा सकते हैं कि बिंदु P पर अगर कोई फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है, चमकीली बनती है, वहां पर रोशनी पहुंचेगी, तो क्या शर्त होगी या यहां से कितनी हाइट पर बनेगी, ये हम पता लगा सकते हैं। जैसे एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले दीप्त फ्रिंज के लिए पता लगाते हैं। दीप्त फ्रिंज के लिए आप सभी को ध्यान होगा, दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होना चाहिए वो क्या आया था, लैम्डा का पूर्ण गुणज। याद आया आपको, लैम्डा का पूर्ण गुणज यानी कि n लैम्डा, जहां पर हमने n को कहां से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट किया था। तो पथांतर अगर लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा, यहां पर आप याद रखें n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे आएगी। तो पथांतर अगर n लैम्डा के बराबर होगा तो उस पॉइंट पर आपको जो फ्रिंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, दीप्त, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, रोशनी मिलेगी वहां पर चमकीली। अब पथांतर की वैल्यू कितनी आई है, इतनी, तो हम इसको लिख देते हैं h स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। देन व्हाट विल बी इक्वल टू h विल बी इक्वल टू n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये हाइट का फॉर्मूला आ गया। मींस इस सेंट्रल ब्राइट से ये हाइट दी गई है ना, और ऊंचाई का ही सूत्र ये आया है। कहने का मतलब यूं
कि हमारी जो केंद्रीय फ्रिंज है, जो फ्रिंज बीचों बीच हमको मिलती है सेंट्रल ब्राइट, इस सेंट्रल ब्राइट से इतनी ऊंचाई पर जो फ्रिंज मिलेगी वो फ्रिंज कैसी होंगी? दीप्त होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, रोशनी वहां पर मैक्सिमम आपको मिलेगी ब्राइटनेस। ठीक है, अब हम चाहें तो इसमें n की जगह ये वैल्यूज लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, फिर से मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला हमको क्या देता है। ये फॉर्मूला हमको बताता है कि केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूर जाने पर आपको दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। इसमें अगर आप n की जगह 0 लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो शून्य क्रम वाली फ्रिंज है, जो बीच वाली फ्रिंज है, वो C से कितनी दूर पड़ेगी। अगर आप 1 लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहली दीप्त फ्रिंज यहां से कितनी दूर मिलेगी जाकर के आपको। फिर से n की जगह 1 लिखने से यहां क्या मिलेगा आपको? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी। अगर आप n की जगह 2 लिख दोगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, क्योंकि आप दीप्त निकाल रहे हो ब्राइट। 3 लिखोगे n की जगह पर तो आपको क्या मिलेगा? केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। याद रहेगा। अगर आप n की जगह 4 लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? केंद्रीय फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट से चौथी ब्राइट फ्रिंज कितनी ऊपर पड़ेगी या कितनी नीचे पड़ेगी, वो आपको हाइट मिल जाया करेगी। ये आपको फॉर्मूला बताएगा। तो अगर हम फॉर सेंट्रल ब्राइट, अगर सेंट्रल ब्राइट की हाइट पता लगाना चाहते हैं तो n की वैल्यू कितनी लिखेंगे? h। तो सेंट्रल ब्राइट का मान कितना आएगा? 0। और ये बात सच है कि सेंट्रल ब्राइट तो यहीं मिलती है, तो यहां से यहीं तक की दूरी क्या होगी? 0। अगर हम आपसे ये पूछेंगे फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट का मतलब समझते हैं? सेंटर के बाद जो पहली दीप्त मिलेगी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? n की जगह 1 लिखना पड़ेगा और उस समय h कितना मिलेगा? कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अगर आप सेकेंड वाली ब्राइट पता लगाना चाहते हैं, सेकेंड ब्राइट आफ्टर सेंट्रल, उसके लिए n इज इक्वल टू 2, तब h की वैल्यू कितनी होगी? 2d लैम्डा अपॉन d। अगर आप इसी का थर्ड ब्राइट चाहते हैं, तीसरी दीप्त फ्रिंज, तो उसके लिए n इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा और h की वैल्यू आएगी 3d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सेंट्रल ब्राइट से 9वीं 9th ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर पड़ेगी, क्या फॉर्मूला बनेगा? 9d लैम्डा अपॉन d। समझ आ गया। अगर मैं पूछूंगा सेंट्रल ब्राइट से 11th ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ, 11d लैम्डा अपॉन d। समझ आ गया आपको। तो इस तरह से ये हमको हाइट मिलेगी। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपने एक बार रेड लाइट यूज करी, लाल रंग का प्रकाश, और एक बार नीले रंग का प्रकाश यहां से डाला भेजा, तो लाल रंग के प्रकाश और नीले रंग के प्रकाश को भेजने पर किसकी फ्रिंज ज्यादा हाइट पर मिलेगी? हमने दोनों को देखा, दोनों की 10वीं दीप्त देखने की कोशिश की, किसकी दीप्त ज्यादा ऊंचाई पर होगी, किसकी 10वीं ज्यादा ऊंचाई पर होगी और किस रंग वाली 10वीं कम ऊंचाई पर होगी? बताओ। लाल वाली ज्यादा ऊंचाई पर होगी, क्यों? सोचो, लाल और नीला प्रकाश रखने से यहां के सूत्र में कौन सा बदल जाएगा? क्या चीज बदल जाएगी? आंसर है लैम्डा बदल जाएगा। लैम्डा किसका ज्यादा होता है? रेड का। इसलिए रेड की हाइट भी कैसी होगी?
ज्यादा। तो जब आप लाल रंग का प्रकाश यूज करेंगे और नीले रंग का प्रकाश यूज करेंगे और दोनों की 10वीं वाली फ्रिंजेस देखेंगे, तो लाल वाली 10वीं फ्रिंज ऊपर मिलेगी, नीली की 10वीं आपको कम हाइट पर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसलिए अगर लाल वाली मिलती है आपको 5 मिलीमीटर पर, तो नीली वाली आपको 4 मिलीमीटर पर मिल जाएगी, लेकिन उससे नीचे रहेगी। बात समझ आई आपको? तो इस तरीके से इनके फॉर्मूले में भी बदलाव करके हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। पर हमने एक चीज देखा कि दीप्त फ्रिंज हमको सेंट्रल फ्रिंज से कितनी कितनी हाइट पर मिलेंगी, और इतनी हाइट पर सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी इतनी हाइट पर हमको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप नोट करें। इसके बाद हम अदीप्त फ्रिंज के लिए भी इसको बनाते हैं। इसके बाद हम ये करना चाहते हैं, अभी हमने दीप्त फ्रिंज के लिए शर्त देखी है, अब हम अदीप्त फ्रिंज के लिए देखना चाहते हैं। अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए का मतलब ये है कि अगर बिंदु P पर बाई चांस अदीप्त फ्रिंज बनी होगी। अदीप्त किसको कहते हैं? डार्क को। फॉर डार्क फ्रिंजेस, अगर पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बनी होगी तो उस वक्त क्या कंडीशन लगेगी? थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। पर्दे के किसी भी बिंदु पर डार्क फ्रिंज कब बनती है? आंसर है जब दोनों तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है। लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होता है। ठीक है, तो उस अदीप्त फ्रिंज बनने के लिए जो पथांतर है वो कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, मतलब लैम्डा बाई 2 के साथ एक विषम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो पथांतर कितना आया है हमारा? h स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज यानी कि 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, और इसमें n की वैल्यू कहां से होगी? 1 2 3 4 5 ऐसे। समझ आया? हाँ, ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम हमने 2n प्लस 1 लिखा हो। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने इसमें लैम्डा बाई 2 के साथ 2n प्लस 1 लिखा था। 2n प्लस 1 भी विषम को रिप्रेजेंट करता है और 2n माइनस 1 भी विषम को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों में डिफरेंस कहां पर है? फिर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जब हमने 2n प्लस 1 लिखा था तो n को हमने 0 1 2 3 से स्टार्ट किया था, और जब हम 2n माइनस 1 लिखते हैं तो फिर हम n को कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 0 से स्टार्ट नहीं करते हम। अच्छा, अब आप रख के देख लो 1 इसकी जगह, 2 1 कम 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 लिखोगे 2 दूना 4 माइनस 1 3 आएगा, विषम नंबर आ रहे हैं। अब अगर मैं h पूछूंगा तो आप h की वैल्यू क्या बताएंगे मुझे? ये उधर पहुंच जाएगा, तो 2n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी, डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी। ये आ गई हाइट ऑफ डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज। देखो एक चीज मैं और बताऊं, ये है क्या? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूं, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से NV, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से NV अदीप्त फ्रिंज की दूरी है ये। और यहां जो हमने निकाला था ये क्या था? इसी तरह से इसको भी आप बता सकते हैं ये क्या चीज है। तो आंसर है ये केंद्रीय दीप्त, क्योंकि केंद्र में कौन सी फ्रिंज बनी है? दीप्त। तो जब केंद्र लिखेंगे तो उसके साथ अदीप्त कभी नहीं आएगा। ठीक है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से NV
दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये इसका मीनिंग है। देखो n लिखा है तो nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये इसमें भी n है तो ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से nवीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब इसमें अगर इनकी जगह 1 लिखोगे तो क्या मिलेगा बताइए, अगर आप समझ गए हैं तो। n की जगह 1 लिखोगे तो क्या मिलेगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज की दूरी। फर्स्ट वाली डार्क मिल जाएगी आपको कि पहली डार्क कितनी हाइट पर पड़ेगी। अगर इनकी जगह आप 2 लिख देंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी डार्क अदीप्त वाली की हाइट मिल जाएगी, कितना ऊपर है। 3 लिखने से तीसरी अदीप्त की मिल जाएगी। समझ गए अब आप। तो अगर मैं फर्स्ट डार्क पता लगाना चाहता हूं, फर्स्ट डार्क हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, या चलो लिख देते हैं। कैसे हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल। क्या मतलब हुआ, केंद्रीय फ्रिंज के बाद पहली डार्क कहां पर पड़ेगी। उसके लिए हमने n की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। उस समय फर्स्ट डार्क कितनी हाइट पर मिलेगी, आपको मिलेगी d लैम्डा अपॉन 2d डिस्टेंस पर मिलेगी। अगर हम ये निकालें सेकेंड डार्क आफ्टर सेंट्रल, सेंट्रल के बाद सेकेंड डार्क कितनी दूर पड़ेगी, तो n की जगह 2 लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा बताइए सोच के। सेकेंड डार्क 2 लिखोगे, 2 दूना 4 माइनस 1, ये 3d लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल d। इसके बाद थर्ड डार्क आफ्टर सेंट्रल के लिए n की जगह 3 लेना पड़ेगा। तीसरी डार्क फ्रिंज, 3d का मतलब क्या है, थर्ड डार्क, और कितना आएगा 3 दूना 6 माइनस 1, 5d लैम्डा अपॉन 2d। इस तरह से तो ऐसे आपको सेंट्रल ब्राइट से पहली डार्क, दूसरी डार्क, तीसरी डार्क कितनी हाइट पर पड़ेंगी, वो हाइट्स आपको पता लगती जाएंगी, यहां से पता लगती जाएगी। ये nवीं अदीप्त की दूरी है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 7th डार्क फ्रिंज कितनी दूरी पर पड़ेगी, तो क्या होगा बताओ, कितना आएगा यहां 13 d लैम्डा अपॉन 2d, ये यहां पर आ जाएगा। तो आप हाइट पता लगा सकते हो कौन कितनी दूर पड़ेगा जाकर के। और ये दीप्त के लिए है तो ये अदीप्त के लिए है। यहीं से हम इसका एक ग्राफ भी बनाते हैं, हम इसका एक ग्राफ भी बना के दिखाएंगे। देखो इतनी डिस्टेंसेस पर 1d लैम्डा अपॉन d, 2d लैम्डा अपॉन d, 3d लैम्डा अपॉन d, यहां पर आपको ब्राइटनेस कैसी मिलेगी, दीप्त है मैक्सिमम। और इन दूरियों पर हाफ d लैम्डा अपॉन d, 3/2d लैम्डा अपॉन d, 5/2d लैम्डा अपॉन d, इतनी दूरियों पर आपको क्या मिलेगा, डार्क पॉइंट मिलेगा, ठीक है, अंधेरा मिलेगा। तो हम इसका एक ग्राफ बना करके देख सकते हैं कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का अगर हमें ग्राफ बनाए डिस्टेंस के साथ तो वो कैसे बनेगा। चलिए उसको बनाते हैं। तो आप इसमें हम जो फ्रिंजेस पर प्रकाश की तीव्रता आएगी उनके और डिस्टेंस के बीच हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये ध्यान से देखें बेटा। जो पर्दा अभी तक हमने ऊर्ध्वाधर बना के रखा था, अभी यहां पर जो हमने पर्दा लगाया था वो पर्दा कैसे लगाया था, ऐसे स्क्रीन लगाई थी, उसी स्क्रीन को ऐसा कर देते हैं। समझ आया। वो जो स्क्रीन अभी ऐसे लगी थी वो स्क्रीन हमने कैसे कर दी, ऐसे। तो अब उसका यहां सेंट्रल ब्राइट पड़ेगा,
पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये पॉइंट कौन सा है स्क्रीन पर? ये वाला पॉइंट सी पॉइंट है। इधर की तरफ चलने पर, इधर की तरफ चलने पर ये डिस्टेंस है। जैसे सी से ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे, तो इधर की तरफ जाने पर भी ये क्या? डिस्टेंस। और इधर की तरफ चलेंगे तो भी डिस्टेंस। फर्क कितना है? ये दूसरी दिशा में हो जाएगा, नीचे की तरफ आप मान लें इसको, लेकिन ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो क्षैतिज लाइन है, इसके द्वारा हमने किसको प्रदर्शित कराया? दूरी। ऊर्ध्वाधर लाइन के द्वारा हम किसको प्रदर्शित कराना चाहते हैं? तो आंसर है ऊर्ध्वाधर लाइन के द्वारा हम ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, प्रकाश की तीव्रता को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं। जहां तीव्रता ज्यादा मिलेगी उसको हाइट ज्यादा रखेंगे, तीव्रता कम मिलेगी तो हम उसकी हाइट कम रखेंगे। अच्छा, बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रल पर आपको फ्रिंज दीप्त मिली कि अदीप्त मिली थी? दीप्त मिली थी। तो यहां पर प्रकाश की चमक कैसी होगी? सबसे ज्यादा। इतनी चमक मैंने मान ली, ब्राइटनेस। समझ आ गया? अच्छा, अंधेरा कहां कहां मिलता है इसको पता लगाओ पहले, या ब्राइटनेस कहां मिलती है ये भी देख लो पहले। ब्राइट कहां कहां मिलेगा? 1 डी लैम्डा अपॉन डी, फिर 2 डी लैम्डा अपॉन डी, 3 डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस है डी लैम्डा अपॉन डी, इतना। अगला डी लैम्डा अपॉन डी यहां पर, तो ये कितना होगा? 2 डी लैम्डा अपॉन डी, 1 2 3 डी लैम्डा अपॉन डी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे इधर की तरफ भी होगा। ओ सॉरी, 3 डी लैम्डा अपॉन डी। ऐसे ही बेटा इधर की तरफ भी होगा, तो इधर की तरफ भी हम इतनी इतनी दूरी पर ले लेते हैं। ये मान लो कि माइनस डी लैम्डा अपॉन डी, माइनस निशान का और कोई मतलब नहीं है, दूसरी तरफ होने की वजह से हमने ले लिया। अच्छा, दूसरा वाला यहां पड़ेगा -2 डी लैम्डा अपॉन डी, तीसरा वाला यहां ले लेते हैं, तो ये -3 डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, अब मुझे बताएं, डी लैम्डा अपॉन डी यहां पर है, गौर से देखिए, डी लैम्डा अपॉन डी यहां पर है, इसके बाद 2 डी लैम्डा अपॉन डी है, तो इसके बीच में यहां पर कौन पड़ेगा? ये 1 डी लैम्डा अपॉन डी है, ये 2 डी लैम्डा अपॉन डी है, तो यहां कौन पड़ेगा? हाँ, 1.5 डी लैम्डा अपॉन डी। 1.5 मीन्स 1.5, 1.5 मीन्स 3/2, तो यहां पर जो पड़ेगा वो पड़ेगा 3/2 डी लैम्डा अपॉन डी। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दिया करूंगा ताकि क्लियर रहे बिल्कुल ये आपको। तो इस जगह पर क्या डिस्टेंस पड़ेगी? 3/2 डी लैम्डा अपॉन डी। इतना समझ आया? अच्छा, ये 2 है और ये 3 है, तो यहां बीच में कौन आएगा? 2.5। 2.5 मीन्स 2.5, 2.5 मीन्स 5/2। तो ये वाला जो बिंदु है ये 5/2 डी लैम्डा अपॉन डी डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। सिमिलरली यहां पर देखिए जरा, ये 1 और ये 2 के बीच में कौन सा आएगा? -3/2 डी लैम्डा अपॉन डी। इसी तरह से यहां बीच में कौन आएगा? ये आएगा -5/2 डी लैम्डा अपॉन डी। याद रहेगा सभी बच्चों को ये? ठीक है, अब जरा मुझे बताएं, डी लैम्डा अपॉन डी पर आपको कैसी फ्रिंज मिली थी? डी लैम्डा अपॉन डी पर कैसी फ्रिंज मिली? एक चीज और मैं सचुएट करना भूल गया हूं, उसको भी कर लेते हैं। देखो, ये बताइए, ये 0 है डिस्टेंस, ये 1 डी लैम्डा अपॉन डी है, यहां पर क्या होगा? हाफ डी लैम्डा अपॉन डी। हाफ डी लैम्डा अपॉन डी का मतलब 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। दिस इज अगेन हाफ डी लैम्डा अपॉन डी, क्योंकि दूसरे दिशा में है इसलिए केवल हम इसको क्या लिखे दे रहे हैं? माइनस लगाए दे रहे हैं। ऐसा कर दिया हमने।
ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बना लिए सारे पॉइंट्स। अब प्लीज मुझे बताते जाइए कि हाफ डी लैम्डा अपॉन डी पर ब्राइट पॉइंट मिलेगा कि डार्क पॉइंट मिलेगा। अभी हमने इरेज नहीं किया है। देखो 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी कहां पर पड़ रहा है? इसमें कहीं पर है या इसमें कहीं पर है? इसमें है। ये देखो 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी, 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। इस जगह पर क्या पड़ेगा? पहला डार्क पड़ेगा। डार्क पड़ेगा तो तीव्रता कितनी? 0। यानी कि इसका ग्राफ कहां रहेगा? यहां पर। भाई हाइट में हम क्या ले रहे हैं? चमक। अब इस बिंदु पर तो चमक ही नहीं है। अगर चमक है ही नहीं तो यह बिंदु बिल्कुल बैठ गया, 0 हो गई ब्राइटनेस यहां की। ठीक है, ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो लेंगे हम इसको इतना हाइट तक। ठीक है, उसके आगे का ग्राफ देखो जरा। डी लैम्डा अपॉन डी पर आपको क्या मिलेगा? डी लैम्डा अपॉन डी यहां है कि यहां है? यहां है डी लैम्डा अपॉन डी। इस पर आपको मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, पहला चमकीला बिंदु। तो अगर फर्स्ट ब्राइट मिलेगा तो ब्राइट फ्रिंज जहां बनेगी उसकी चमक कितनी होगी? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम चमक का पॉइंट कहां पड़ेगा? इसकी बिल्कुल सीध में, और यहां पर वो पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर और आइए, ये कौन सा पॉइंट है? 3/2 डी लैम्डा अपॉन डी। सर्च करिए, ब्राइट वालों में है या डार्क वालों में? वेरी गुड, 3/2 डी लैम्डा अपॉन डी। दिस इज सेकेंड डार्क पॉइंट। इफ दिस इज द डार्क पॉइंट, व्हाट विल बी इट्स इंटेंसिटी? 0। प्रकाश की तीव्रता इस पर कितनी आ जाएगी? 0। अगर 0 आएगी तो मैं इसको यहीं पर बनाऊं या यहां पर बनाऊं? यहीं पर बनाना चाहिए, हाइट बिल्कुल भी नहीं आएगी फिर उसकी। ये यहां पर आ गया ग्राफ का नेक्स्ट पॉइंट। अगला 2 डी लैम्डा अपॉन डी। सर्च करो, यहां है या यहां पर है? हाँ, यहां पर है। देखो 2 डी लैम्डा अपॉन डी। ये सेकंड ब्राइट, इस जगह पर ब्राइट पॉइंट मिलेगा। ब्राइट पॉइंट मिलेगा यानी कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी तो यही निशान लगा दें हम कि ऊपर लगाएं चल के? वेरी गुड, ऊपर लगाना चाहिए मुझे निशान। और इसकी बिल्कुल सीध में ये निशान यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला 3 डी लैम्डा अपॉन, नहीं, 5/2 डी लैम्डा अपॉन डी। सर्च करिए, यहां है कि यहां पर है? डार्क में है, 5/2 डी लैम्डा अपॉन डी। डार्क में है तो इस पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनेगी और डार्क फ्रिंज की तीव्रता बिल्कुल 0। तीव्रता होगी तो ऊपर जाएंगे ना, तीव्रता 0 है तो हम यही बने रहेंगे। अच्छा, 3 डी लैम्डा बाई डी कहां पर पड़ेगा? समझ रहे हैं आप? ब्राइट पर पड़ेगा। तो इस जगह पर कैसा पॉइंट मिलेगा? ये वाला आपको, ये ब्राइट पॉइंट मिलेगा, चमकीला बिंदु। ठीक है, ऐसे ही इधर भी आते जाएंगे। तो अगर ऐसे इधर आओगे तो यहां क्रॉस लग जाएगा, यहां क्रॉस लग जाएगा, यहां क्रॉस लग जाएगा, और यहां पर ब्राइट मिलेगा तो यहां ब्राइट मिलेगा। थोड़े थोड़े ये ब्राइट मुझे लगता है ऊपर हो गए थे, थोड़े और इसको यहां बना लेते हैं। आप बनाइएगा तो थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ कर उसको बना लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये ब्राइट, यहां पर इसके सामने भी ऐसा ब्राइट मिलेगा और इसके सामने भी यहां पर ऐसा एक ब्राइट मिल जाएगा। क्लियर? जैसा उधर ऐसा इधर। अब हम सारे पॉइंट्स को क्या कर देते हैं? मिला दो। ग्राफ का यही मतलब है, तो मिला दो, मिला देते हैं सारे बिंदुओं को। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिगर कि ये ग्राफ ऐसा आएगा। आप स्मूथली इसको मिलाइएगा। आगे फिर ये यहां पर आएगा, इसके बाद ये यहां पर आएगा, इसके बाद ये यहां पर आएगा, ऐसे आगे और ये बढ़ते चला जाएगा। आप समझ रहे होंगे कैसा जाएगा अभी आगे। फिर फ्रिंज खत्म हो जाती हैं, मिलना बंद हो जाती हैं फ्रिंज। फिर
बहुत दूर तक ये फ्रिंजेस नहीं रहती, ऐसे ये ग्राफ आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये ग्राफ आपको मिला। यहां पर क्या मिला? ब्राइट, यहां पर क्या मिला? डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, यहां पर ये ब्राइट है बेटा, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, और ऐसा यहां पर जा करके भी एक डार्क। और अल्टरनेटिवली आप देख रहे हैं आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मिलता है। तो ये हमने क्या बना लिया? ग्राफ। इंटरफेरेंस पैटर्न की एक सबसे बड़ी अच्छी अच्छाई, इसको जो सबसे अच्छी अच्छाई है वो अच्छी अच्छाई ये है कि इसकी जितनी भी फ्रिंजेस बनती हैं, जो ब्राइट बनती हैं, देखो ये वाली ब्राइट है, ये भी ब्राइट, ये भी ब्राइट, ये सब ब्राइट है। ये जो सब ब्राइट हैं इनकी सब में प्रकाश की तीव्रता एक जैसी बिल्कुल चमक रहती है। इन सब में प्रकाश की चमक कैसी होती है? एक जैसी। ऐसा नहीं होता कि किसी की चमक ज्यादा होगी किसी की कम होगी, ऐसा नहीं होता। सब में बिल्कुल इक्वल ब्राइटनेस आपको मिलेगी। यहां पर प्रकाश की तीव्रता अगर 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है तो यहां भी 10, यहां भी 10, सब जगह पर 10 मिलेगी। सब बराबर एक रोशनी से चमकेंगे बिल्कुल। ये इनमें अच्छाई होती है। हालांकि अभी भी आज कुछ चीजें बच गई आपकी, जैसे जो हमने हेडिंग डाली थी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, ये अभी हम लोग कर नहीं पाए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हम उसको कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास पे। लेकिन एक बार आपने ये वाला ग्राफ बनाना सीख गए ना बेटा, आप ये मुझे बताएं कि ये ग्राफ बनाना आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया? तो एक बार अगर ये ग्राफ बनाना आप सीख गए तो फिर हम किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसको हम लोग निकालेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।